बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स में आज लेक्चर नंबर 3 है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफॉर्मेशन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर की बेस पर हमने सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन की थी, क्रिस्टलाइन, पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। हमने 3 क्लासेस हमने बयान की थी। एक तरह की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड्स की, और आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड। जी हाँ, हम फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे सॉलिड्स के ऊपर और देखेंगे कि सॉलिड का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या रिस्पांस हो सकता है। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के ज़िमन में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स ज़ेर बहस लाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफॉर्मेशन क्या होती है। हम डिफॉर्मेशन को समझेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद डिफॉर्मेशन सॉलिड्स में आती है, तो एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो रहा होता है। फिर हम डिफॉर्मेशन की टाइप्स डिस्कस करेंगे, जिसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। उसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डिफॉर्मेशन, components of deformation। components of deformation में हम डिस्कस करेंगे 2 कंपोनेंट्स हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 स्ट्रेन, तो 2 कंपोनेंट्स को हम समझेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन। ये इलास्टिक, ये डिफॉर्मेशन के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों को डिफाइन करेंगे और इसके बाद हम कुछ इलास्टिक कांस्टेंट की तरफ आएंगे, इलास्टिक कांस्टेंट्स की तरफ। इलास्टिक कांस्टेंट्स, या जिन्हें हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक कांस्टेंट्स, ये एक ही बात है। और इसमें हम 3 कांस्टेंट्स हम पढ़ेंगे, यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। ये 3 इलास्टिक कांस्टेंट्स है, यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की टाइप्स भी डिस्कस कर लेंगे, जो कि बिलतरतीब टेंसाइल हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, और क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस। इसी तरह स्ट्रेन की भी किस्में हैं, टेंसाइल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन। तो ये हम इस तरह से इस लेक्चर को लेकर चलेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले आते हैं डिफॉर्मेशन की तरफ। आप इस तस्वीर को गौर से देखें। ये आपके पास एक सिलेंडर था, इसके ऊपर आपने वर्टिकली फोर्स अप्लाई की डाउनवर्ड, तो इसके लेंथ में कमी आ गई, ये लेंथ इसकी कम हो गई है, लेकिन इसकी जो डायामीटर है इसमें इजाफा हो गया है, तो इसकी शेप चेंज हो गई है। अगर इसी के ऊपर इस तरह फोर्स अप्लाई किए कि इसको अपवर्ड आपने खींचा है, तो इसकी लेंथ में इजाफा हो गया, डायामीटर में कमी आ गई है, तो इसकी शेप चेंज हो। ओरिजिनल शेप ये थी, जब आपने फोर्स अप्लाई की तो उसकी शेप चेंज होकर या ये हो जाएगी या ये हो जाएगी। तो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद मटेरियल की शेप अगर चेंज हो जाए या उसका साइज चेंज हो जाए, तो इसको डिफॉर्मेशन कहते हैं। मटेरियल या सॉलिड्स डिफॉर्म हो चुके हैं। तो दूसरी तस्वीर में आप देखें, आपको ये नज़र आ रहा है, ये मॉलिक्यूल्स सॉलिड के इस तरह से अरेंज हैं, एक दूसरे के साथ लेयर्स की तरह, लेयर्स की फॉर्म में अरेंज हैं। और आप जब इसको इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, तो ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर से स्लिप हो जाती हैं। डिफॉर्मेशन कैसे होती है? बिल्कुल इस तरह के आप समझें कि मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज हैं एक दूसरे के ऊपर, यूं, और आप ऐसे अगर यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हो इस जगह पे, तो ये ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर से स्लिप होकर आगे चली जाती है, तो ये बॉडी डिफॉर्म हो जाता है। तो डिफॉर्मेशन इस तरह से होती है। सॉलिड्स के ऊपर जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, तो एक्सटर्नल फोर्स की अप्लाई करने से उनकी साइज या शेप में तब्दीली आ जाए, तो इसको डिफॉर्मेशन कहते हैं।
इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए सॉलिड it it changes its shape or size. This is called deformation. स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात ये डिफॉर्मेशन आर्जी होती है। जिस तरह कि आपके पास एक स्केल हो और स्केल के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप फोर्स रिमूव करते हो तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो ये डिफॉर्मेशन तो हुई है, लेकिन फोर्स हटाने के साथ वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ चुका है। तो इस तरह की जो डिफॉर्मेशन है उसको हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। और बाज़ का ये परमानेंट हो जाती है, जिस तरह के वही एक स्केल हो, अब उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं तो वो ज़्यादा बेंड हो जाता है। इतना बेंड हो जाता है कि वो अपनी फोर्स हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, ओरिजिनल साइज या शेप में वापस नहीं आता। तो इसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। जिस तरह आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि ये एक प्लास्टिक ये टेनिस बॉल है। टेनिस बॉल को आप इस तरह से कंप्रेस करते हो तो इसकी शेप और साइज़ दोनों चेंज हो जाते हैं। जब इसको छोड़ते हो तो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तो ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। और मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। और इसको हम मज़ीद अगर डीप से हम देखें तो मटेरियल या सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से जुड़े हुए होते हैं। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक लिमिट तक स्प्रिंग की तरह एक्ट करती हैं। यानी यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई की, इसकी शेप यूँ टेढ़ी हुई, तो फोर्स हटाने के बाद ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं, ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेते हैं। तो एक लिमिट तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्प्रिंग की तरह एक्ट करती हैं। तो इसलिए मटेरियल जो है सॉलिड्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाते हैं अगर एक हद तक स्ट्रेस अप्लाई की गई हो, उससे ज़्यादा ना हो। और एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा जब आप फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स की लेयर्स जो हैं एक दूसरे से स्लिप हो जाती हैं और वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है, जिसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। और मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी भी कहते हैं। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट regain its original shape when external force is removed, it is called elasticity. If the object remains in its deformed state after removal of external force, it is called plasticity. इसके बाद आते हैं components of elasticity की तरफ। Components of elasticity में हमारे पास दो चीज़ें, एक वो हमने फोर्स कितनी अप्लाई की जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस, और दूसरा वो कि इसकी शेप में कितना बिगाड़ पैदा हुआ। ये बिगाड़ लेंथ के अंदर हो सकता है, ये बिगाड़ उसकी शेप के अंदर हो सकता है, और ये बिगाड़ उसके वॉल्यूम के अंदर हो सकता है। जिस सूरत में भी है तो इसका बिगाड़ कितना है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेस और प्रेशर तकरीबन एक ही चीज़ है। हम इसको स्ट्रेस कहते हैं, प्रेशर भी कह सकते हैं। और ख़ास तौर पे लिक्विड अगर आपके पास हो मटेरियल तो फिर प्रेशर ही कहते हैं स्ट्रेस को। तो इसके यूनिट्स, इसका फॉर्मूला वही है। स्ट्रेस को हम लिखते हैं फोर्स की टर्म में। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। हम पर यूनिट एरिया कितनी फोर्स लगा रहे हैं, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो होगी स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन हम बिगाड़ का मेजर, यानी कितना मेजर ऑफ द डिफॉर्मिटी, कितनी डिफॉर्मेशन हुई है उसकी जो मेजरमेंट है वो स्ट्रेन कहलाती है। तो इसको हम लिखते किसमें इसको हम लिखते हैं चेंज इन ऑब्जेक्ट और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि स्ट्रेन और स्ट्रेस और स्ट्रेन की भी आगे फर्दर 3 किस्में हैं। लेंथ के अंदर चेंज आ रही है
तो हम चेक करेंगे लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, और इसी तरह साइज इसकी शेप के अंदर आ रही है तो चेंज इन साइज पर यूनिट ओरिजिनल साइज जो है। तो इसी तरह जो वॉल्यूम के अंदर आ रही है तो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये है बेसिकली मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मिटी है कि कितना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डिफॉर्म हुआ है, अपनी शेप ओरिजिनल शेप से कितना हटा है, ये उसकी मेजरमेंट है। अगर हम फोर्स इस तरह अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर कि उसकी ये स्ट्रेस अप्लाई करने से उसकी लेंथ के अंदर चेंज आ रहा है, तो इसको फिर कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। और इसका जो स्ट्रेन होगा उसको हम टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। नंबर 1 टेंसाइल स्ट्रेन, अगर लेंथ के अंदर चेंज आ रही है तो फिर हम लिखते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। ये इक्वल होती है डेल्टा एल अपॉन एल। याद रखिएगा स्ट्रेस के यूनिट होते हैं लेकिन स्ट्रेन के कोई यूनिट नहीं होते। नंबर 2, अगर तो उसकी शेप में चेंज आ रही है, वॉल्यूम में चेंज नहीं है, सिर्फ शेप चेंज हो रही है, तो इसको हम कहते हैं shear स्ट्रेस। और इसकी जो मेजर है इस डिफॉर्मिटी की जो मेजरमेंट है उसको हम कहते हैं shear स्ट्रेन। तो shear स्ट्रेन को हम लिखते हैं डेल्टा एक्स अपॉन वाई। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, रिजिडिटी या shear मॉडुलस में मजीद एक्सप्लेन करेंगे कि इसका क्या मतलब बनता है। नंबर 3 पे है वॉल्यूम। अगर हम फोर्स इस तरह अप्लाई करें कि वॉल्यूम के अंदर चेंज आए, वॉल्यूम कम हो जाए या वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए, तो वॉल्यूम के अंदर चेंज आए तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। और इसी तरह जो उसका बिगाड़ है उसकी जो मेजरमेंट कराएगी वो वॉल्यूम स्ट्रेन कराएगी। तो ये होगी डेल्टा वी अपॉन वी, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, इलास्टिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स के उनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की जाए तो उनके अंदर स्ट्रेन पैदा हो, और स्ट्रेस हटा दी जाए तो स्ट्रेन ख़त्म हो जाए, यानी वापस ओरिजिनल पोजीशन पर ओरिजिनल शेप एंड साइज के अंदर वापस आ जाए। तो इन सॉलिड्स के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो होती है ये कांस्टेंट होती है। अगर स्ट्रेस लिखें, जितनी स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हैं, और स्ट्रेन उसके नीचे आप लिखिए, तो ये कांस्टेंट होती है। तो इस कांस्टेंट जो रेशो को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं जी? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस की 3 किस्में हैं, यंग मॉडुलस, शेयर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड है कि अगर स्ट्रेन कम हो तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। इन दोनों की रेशियो कांस्टेंट होती है। ये एक विद इन इलास्टिक लिमिट हो रहा होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो है वो कांस्टेंट कब तक होगी? जब तक एक लिमिट के अंदर आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे और एक लिमिट के अंदर स्ट्रेन होगी, तब तक ये वैलिड है। अगर हम इसको इलास्टिक मॉडुलस को हम के से रिप्लेस करें या हम लिखें इसको कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट इक्वल होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। ठीक है जी। और इसको हम अगर इस तरफ लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेन कांस्टेंट इक्वल टू स्ट्रेस। अगर हम कांस्टेंट को हटा देते हैं तो ये साइन प्रोपोर्शनलिटी का बन जाएगा, साइन इक्वलिटी से हटकर प्रोपोर्शनलिटी का बन जाएगा। स्ट्रेन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। तो इसी को हुक्स लॉ कहते हैं। हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ की स्टेटमेंट भी हम यहां से लिख सकते हैं, विद इन इलास्टिक लिमिट्स स्टेटमेंट है हुक्स लॉ की, विद इन इलास्टिक लिमिट्स स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। और अगर हम एक ग्राफ ड्रा करना चाहें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच, एक हम ग्राफ ड्रा करना चाहेंगे, तो ये कुछ इस तरह से होगा। अगर हम स्ट्रेन को यहां पे प्लॉट करें, स्ट्रेन को, और स्ट्रेस को यहां पे, तो इनके दरमियान एक खास हद तक ये रिलेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। अगर हम इतनी स्ट्रेन प्रोड्यूस करें कि ये इसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस ना करे तो स्ट्रेस भी बढ़ती जाएगी। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हम स्ट्रेस बढ़ाते जाएं तो स्ट्रेन बढ़ती जाएगी और एक ख़ास लिमिट तक, जिसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। आपकी बुक में जो हुक्स लॉ का जो टॉपिक गिवन है उसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है जी। और फिर इसको किया हुआ उन्होंने, स्ट्रेस इज इक्वल टू के स्ट्रेन। यहां से आपके पास जो बनेगा के इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो आया था, हमने रिवर्स किया था, स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, तो एक ही बात है, इसमें इतना मसला नहीं है। बहरहाल आपकी बुक में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है तो आप इसको फॉलो करें, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और इसलिए आपको जो ग्राफ मिलेगा उस ग्राफ में स्ट्रेन आपको यहां मिलेगी, इन स्ट्रेन आपका डोमेन है और स्ट्रेस जो है वो रेंज है। तो यहाँ पे तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका ग्राफ भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो के है, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ ये बात गौर करनी ज़रूरी है कि ये जो एक तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक इलास्टिक लिमिट एक पॉइंट है उस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके बाद ये प्रोपोर्शनल नहीं रहती। दूसरी बात, कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनमें सिरे से ये हुक्स लॉ जिनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। जिस तरह आप मड ले सकते हैं, गारा ले सकते हैं, मतलब एक ठोस सा गारा हो तो उसमें आप थोड़ी सी अगर आप अप्लाई करते हैं फोर्स तो वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें थोड़ी सी भी आप स्ट्रेस अप्लाई करें और वो डिफॉर्म हो जाएं और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए तो वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते। तो हुक्स लॉ को सारे के सारे मटेरियल ओबे नहीं करते। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इलास्टिसिटी के बारे में है वो ज़हन में रखनी ज़रूरी है, जो आमतौर पर क्वेश्चन में आ जाता है कि आपके पास एक रबड़ है, उसको आप खींचते हैं तो उसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है। दूसरी तरफ आपके पास एक स्टील का रॉड है, ठीक है, तो इसको आप यूं खींचते हैं तो ये बेंड हो जाता है, ठीक है ना। इसके ऊपर बेंडिंग फोर्स आप लगा लें तो इसमें बिगाड़ ज़्यादा पैदा हो रहा है, जबकि इसमें बिगाड़ कम पैदा हो रहा है स्टील के रॉड में। तो इनमें से ज़्यादा इलास्टिक कौन है? तो उसका जवाब ये है कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। याद रखिएगा, स्टील ज़्यादा इलास्टिक इसलिए है कि स्टील के अंदर जितना बिगाड़ पैदा होगा जब आप उसको फोर्स को उठाएंगे तो वो कम टाइम में अपनी उस पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो इलास्टिक वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा इलास्टिक है जो बिगाड़ से जल्दी अपनी पोजीशन पर वापस आए, ना कि वो ऑब्जेक्ट जिसमें बिगाड़ ज़्यादा पैदा हो जाए फोर्स अप्लाई करने से। तो अगर कहीं क्वेश्चन में ये आ जाता है कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है या रबड़, तो आपने लिखना है स्टील नॉट रबड़। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 हैं, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। तो हम सबसे पहले यंग मॉडुलस को डिस्कस कर लेते हैं, जो सर थॉमस यंग जो थे उन्होंने प्रपोज किया था।
तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फार्मूला है ये हमने ऊपर ड्राइव किया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। और अब हम देखते हैं कि आपके पास एक, फ़र्ज़ करें आपके पास एक सिलेंडर है और ये ऐसा सिलेंडर है कि जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास ए है और उसकी लेंथ क्या है, एल। आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसको खींचते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे खींचते हैं, तो ऊपर की तरफ खींचने से इसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है। तो इसकी लेंथ में इजाफा कितना हुआ, ये इसको हम कहते हैं डेल्टा एल, इसके अंदर चेंज आ गया। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, एल प्लस डेल्टा एल, ये टोटल लेंथ है। और चेंज इन लेंथ कितनी आ गई, डेल्टा एल। इसके ऊपर हमने फोर्स जो अप्लाई की है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की है, फोर्स, ठीक है ना। तो इसको हम स्ट्रेस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, स्ट्रेस क्या होगी हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया, एफ अपॉन ए। तो इसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। जब आप स्ट्रेस अप्लाई करें और लेंथ के अंदर इजाफा हो या लेंथ के अंदर कमी हो, चेंज लेंथ के अंदर आए, तो उसको टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्या होगी, स्ट्रेन क्या होगी, स्ट्रेन भी टेंसाइल स्ट्रेन होगी, यानी लेंथ के अंदर चेंज आ रहा है, तो टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। टेंसाइल स्ट्रेन आप यूं लिखेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल। तो अब आप इन दोनों को, एक ये हो गई, एक ये, इन दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर प्लग इन करेंगे, तो आपके पास जो इलास्टिसिटी का जो कांस्टेंट आएगा वो यंग मॉडुलस कहलाता है। तो यंग मॉडुलस किसके इक्वल होगा, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। इसके अंदर पुट करें फोर्स पर यूनिट एरिया एफ अपॉन ए और डेल्टा एल अपॉन एल। तो क्या होगा इसका आंसर, एफ अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन डेल्टा एल। तो इस तरह यंग मॉडुलस को किससे डिनोट करेंगे, y से, और उसको हम लिख सकते हैं एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल। तो इसके जो यूनिट्स होते हैं, यंग मॉडुलस के यूनिट क्या होंगे, यंग मॉडुलस के यूनिट वही यूनिट होंगे जो फोर्स के हैं, जो स्ट्रेस के हैं, क्योंकि स्ट्रेन के कोई यूनिट नहीं होते। तो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे। उसके बाद है शेयर मॉडुलस। तो शेयर मॉडुलस किसके बराबर होता है, इसको हम शेयर मॉडुलस को एस से डिनोट करते हैं, और ये होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन अगर हमें पता चल जाए तो हम शेयर मॉडुलस लिख सकते हैं। तो इसके लिए ये देखें, पहले समझें कि शेयर मॉडुलस या शेयर स्ट्रेस क्या होती है, शेयर स्ट्रेन क्या होती है, इन दोनों को समझना ज़रूरी है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स इस तरह से अप्लाई करें कि उसकी साइज़ में भी चेंज ना हो, उसके वॉल्यूम में भी चेंज ना हो, तो लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाए, तो इस तरह की जो होगी आपका जो स्ट्रेस होगी या जो स्ट्रेन होगी, उसको हम शेयर स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो शेयर स्ट्रेस होगी, और जो उसकी शेप में बिगाड़ आ रहा है वो शेयर स्ट्रेन होगा। आपके पास ये क्यूब है कि जिसको यहाँ से फोर्स अप्लाई की गई है टॉप से,
तो अब ये देखें कि ये मॉलिक्यूल्स की लेयर्स हैं आपस में, तो वो एक दूसरे से स्लाइड करके ऊपर वाली लेयर्स आगे चली गई हैं और नीचे वाली लेयर्स पीछे रह गई हैं। तो ऊपर जब आप किसी इसके अप्लाई करते हैं फोर्स, तो ऐसे ही होता है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि आप अरेंज करें, कुछ इस तरह की बॉल्स अरेंज करें, अपने जहन में सोच लें, इसको इमेजिनेशन के ज़रिए आप देखें। अगर आप इस तरह से आपके पास हो और उसके अंदर बॉल्स हों, तो आप टॉप के ऊपर जब फोर्स लगाएंगे तो ऊपर वाली लेयर्स ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगी, नीचे वाली लेयर्स कम शिफ्ट होंगी, और इसमें जो बिगाड़ पैदा आएगा इसको हम shear स्ट्रेन बोलेंगे। अगर आप इसको देखें तो इसमें किस तरह की डिफॉर्मिटी आई है। ये फिक्स फेस है, ये इसका एंगल चेंज नहीं हुआ, अलबत्ता दो फेसेस हैं जिनका एंगल चेंज हुआ है। इसका एंगल ओरिजिनली ये इस पोजीशन पे था यहाँ पे, और ये इस पोजीशन पे था, यूं 90 डिग्री का एंगल था, लेकिन अब शिफ्ट हो चुका है ये। लेकिन इसका ये जो फिक्स फेसेस हैं इनका एंगल चेंज नहीं हुआ, बल्कि ये फिक्स फेस पूरे का पूरा डिस्प्लेस हो गया है। ये अपर पार्ट और नीचे वाले पार्ट से डिस्प्लेस हो चुका है। नीचे वाला पार्ट अपनी जगह पे है, नीचे वाला फेस अपनी जगह पे, ऊपर वाला शिफ्ट हो चुका है, अपनी जगह छोड़ चुका है। जबकि जो ये वाले फेसेस हैं, तो इन ये फेसेस, दोनों के दोनों फेसेस अपनी जगह से खिसक चुके हैं, और उनका जो एंगल है वो है थीटा। तो वो जो फिक्स फेसेस हैं उनका डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स, अपनी जगह से हिलने का, यानी इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स कहलाएगा। और जबकि ये दोनों फेसेस जो टिल्ट हुए हैं तो इनका एंगल है थीटा। अगर आप सोचें ट्रायंगल एक इसको समझें, तो ये अगर थीटा हो, तो ये अगर आपका एंगल है थीटा, तो ये साइड आपकी परपेंडिकुलर बनती है। इसके डेल्टा एक्स से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये डेल्टा एक्स इसका नाम रखा हुआ है, ये है परपेंडिकुलर ही, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, और ये जो है बेस है, बेस। तो हम इसका अगर यहाँ पे ये एंगल फाइंड करना चाहें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा एक्स, और बेस क्या है, वाई, ये वर्टिकल, इसको हमने वाई का नाम दिया। आपको ये थोड़ा सा रिवर्स नज़र आ रहा होगा कि वाई तो टेन थीटा की वैल्यू वाई ऊपर होता है, एक्स नीचे होता है, बस ये नाम रिवर्स किए हैं। एक्चुअल जो परपेंडिकुलर और बेसिस हैं वो अपनी जगह ही हैं, लेकिन परपेंडिकुलर को हमने नाम दिया हुआ है डेल्टा एक्स, और जो बेस है उसको हमने नाम दिया वाई, तो उसके मुताबिक है। तो ये ऐसे है। तो ये चेंज है, टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, ये शिफ्ट हो रहा है इस एंगल के थ्रू। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हुक्स लॉ अप्लाई होता है वो स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए अप्लाई होता है। अगर डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो जाए तो हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होता। इसलिए हम ये समझेंगे कि बहुत छोटी सी डिफॉर्मेशन है, यानी एंगल बहुत छोटा है, एंगल थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर एंगल थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो तो टेन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा हो जाता है, और इसको हम फिर लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। अब स्ट्रेस की बारी है, तो शीयर स्ट्रेस को हम कैसे लिखेंगे। शीयर स्ट्रेस का फॉर्मूला वही होगा, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कितने एरिया के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। और शीयर स्ट्रेन हमारे पास क्या है, शीयर स्ट्रेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन वाई। शीयर स्ट्रेन लिख भी देते हैं यहाँ पे हम, शीयर स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन वाई। तो शीयर मॉडुलस किसके इक्वल होता है, शीयर मॉडुलस इक्वल होता है शीयर स्ट्रेस
अपॉन shear strain। तो हमारे पास shear strain क्या है, shear stress क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और shear strain क्या है हमारे पास, tan थीटा। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं F अपॉन A, और tan थीटा हमने कहा था कि ऑलमोस्ट थीटा के बराबर होगा। तो shear स्ट्रेस को हम S से डिनोट करते हैं, और इस फार्मूले को हम यूं भी लिख सकते हैं कि F अपॉन A थीटा। और अगर आप इसमें वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगी, F अपॉन A, थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी डेल्टा x अपॉन y। तो ये इक्वल चला ऊपर चला जाएगा, F y अपॉन A डेल्टा x। तो ये shear स्ट्रेन, shear मॉडुलस आपके पास आ गया। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चारों तरफ से फोर्सेस एक्ट कर रही हों, उसके सारे फोर्स फेसेस जितने भी उसके हैं उन सब पे फोर्स एक्ट कर रही हो, जिस तरह के आपको ये नज़र आ रहा है डायग्राम में कि हर फेस के ऊपर फोर्स लग रही है, तो हर तरफ से इक्वली फोर्स पड़ने की वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से क्या होगा जी, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ओरिजिनल वॉल्यूम ये था जिसको हम वी नॉट कहते हैं, और अब जो है वॉल्यूम रिड्यूस होकर कितना रह गए, डेल्टा वी नॉट माइनस डेल्टा वी, ये अब वॉल्यूम बच गया है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम था वी नॉट, और अभी जो चेंज हुआ है वॉल्यूम वो क्या है, डेल्टा वी। तो स्ट्रेस क्या है, हर तरफ से जो हर फेस के ऊपर जो फोर्स पड़ने वाली है उसको हम क्या कहते हैं, बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस किसके इक्वल है, फोर्स पर यूनिट एरिया के। और जो अगर तो ये केस अगर फ्लूइड्स का हो तो इसमें हम इसकी जगह डेल्टा पी लिख देते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। अगर लिक्विड हो, लिक्विड के ऊपर चारों तरफ से फोर्स इस तरह पड़ रही हो तो उसको हम डेल्टा पी या प्रेशर लिखेंगे, और ये होगी वही वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगी, वॉल्यूम स्ट्रेन होगी चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम वी। यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव साइन भी लगाया जाता है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये इन्वर्स रिलेशन आ रहा है, फोर्स यानी प्रेशर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम के अंदर कमी आएगी, तो इसको ये शो करता है नेगेटिव साइन। तो हमारे पास जो बल्क मॉडुलस है उसको हम डिनोट करते हैं बी से, और डिवाइड करेंगे जी, स्ट्रेस क्या है हमारे पास, स्ट्रेस है एफ अपॉन ए, और माइनस डेल्टा वी अपॉन वी क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो क्या बनेगा, ऐसे ही लिख लें अगर हम, तो एफ अपॉन ए और माइनस डेल्टा वी अपॉन वी इन केस ऑफ सॉलिड्स। और अगर लिक्विड हो तो फिर बल्क मॉडुलस को हम यूं लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। यहाँ भी बल्क मॉडुलस का जो यूनिट है वो फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, जो कि प्रेशर के यूनिट से, क्योंकि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम यूनिट लेस हो जाता है, स्ट्रेन हमेशा यूनिट लेस होती है। बहुत माजरत, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन ये ज़रूरी था इसके कॉन्सेप्ट समझने के लिए। आप इसको समझ लें, एक एक चीज़ को समझें, इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं लगेगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और हमारे छोटे से नन्हे मुन्ने से चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।